नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। अकबर के नवरत्न मतलब कि 9 विशेष दरबारी हुआ करते थे इनके, उन्हीं दरबारियों के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहली बात तो बीरबल थे, एक उसमें से उन 9 में से एक बीरबल थे। और जो बीरबल थे इनका जन्म जो हुआ था वो कालपी में हुआ था। कालपी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पड़ता है। जालौन जिला, ये जो जालौन जिला है ना, ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, तो जालौन जिले में कालपी पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बीरबल का जो बचपन का नाम था वो महेश दास था। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। इसके अलावा बीरबल जो थे वो एक कुशल वक्ता थे, कहानीकार थे और एक कवि भी थे। ठीक है, तो इसके अलावा इनके बारे में जानना है कि इसके अलावा इनके बाद एक दूसरे नवरत्न में से एक विशेष दरबारी ये तानसेन जी थे, जिन्हें संगीत सम्राट भी कहा जाता है। संगीत सम्राट भी कहा जाता है, इन्हें संगीत सम्राट भी कहा जाता था। ठीक है, अभी भी लोग अगर कोई बात होती है तो कहते हैं संगीत सम्राट थे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सिंगर थे। और हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अकबर के दरबार में थे तो अकबर के समकालीन हो गए। अकबर के समकालीन ही मीराबाई थी। मीराबाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि वो राणा प्रताप के खानदान से थी। बहुत ही बेहतरीन सिंगर थी, बहुत ही बेहतरीन राइटर भी थी, वो लेखिका थी। तो वो खुद भजन लिखती थी और गाती भी थी। उनके भजन में एक भजन है जो आप लोग यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे, मेरे ख्याल से एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप लोग सुने कभी तो बहुत बहुत अच्छी भजन है ना। तो इसके बाद हम समझेंगे कि इसमें ये बात हमें जानना है। मैंने मीराबाई के बारे में इसलिए बताया क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप ये तानसेन और जो मीराबाई जी रही हैं, ये सभी लोग समकालीन रहे हैं। ठीक, अब ये जो तानसेन है ना, इनका दरबारी कवि था, तो इससे तो क्लियर है कि ये इनका मतलब समकालीन हो गया। लेकिन मीराबाई भी उस समय के समकालीन थी और उन्हें बहुत ही बेहतरीन सिंगर माना जाता था। और महाराणा प्रताप भी समकालीन हो गए, क्योंकि वो उस समय जब इधर मुगलों में सम्राट ये अकबर था, तो वो मतलब उदय सिंह के बेटे थे राणा प्रताप, वो उधर राजा थे। ठीक है, अब यहाँ हमें एक बात को समझना है कि जो तानसेन था, तानसेन का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एमपी। एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था तानसेन जी का। और इन्हें संगीत सम्राट भी कहा जाता था। यहाँ ध्यान रखना है, इनका असली नाम जो था वो राम तनु पांडे था। इनका असली नाम क्या था? राम तनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो रही हैं उनमें 2 कृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो मियाँ की मल्हार है ना, एक मियाँ की मल्हार और एक है मियाँ की तोड़ी। ठीक, इसके बाद मान सिंह के बारे में जानना है। तीसरे जो नवरत्न हैं मान सिंह हैं, और मान सिंह थे। और मान सिंह आमेर के राजा थे। भारमल, आमेर एक राज्य था राजस्थान में, वहाँ के राजा थे भारमल। और इन्हीं भारमल के पौत्र थे ये जो मान सिंह हैं। आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे मान सिंह। ये मान सिंह जो थे ये राजपूत थे, कछवाहा राजपूत। इनको कछवाहा राजपूत कहा जाता है। ठीक है, कछवाहा मतलब राजपूतों में एक प्रकार के राजपूत होते हैं, कछवाहा राजपूत। ठीक है, तो ये कछवाहा राजपूत थे मान सिंह। और एक बात समझना है, मुगल साम्राज्य के विस्तार में इनकी प्रमुख भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, इसके बाद जो अगला नाम है वो अगला नाम है टोडरमल का। और टोडरमल को हम लोग जानते हैं, खास करके इनके कार्य जो रहे हैं भूमि सुधार संबंधित कार्य रहे हैं। तो भूमि को सुधार के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किया था। और इसके अलावा टोडरमल के बारे में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि गुजरात का दीवान इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में जानेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना जो है, इनका सही नाम जो था वो तो अब्दुल रहीम ही था। खान खाना की उपाधि दी गई थी इनको। ये जो खान खाना की उपाधि दी गई थी, ये गुजरात विजय के बाद अकबर ने इनको उपाधि दी थी, खान खाना की उपाधि। सबसे पहली बात तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था। ठीक है, ये किसका पुत्र था? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जो है ये बैरम खां का पुत्र था। अब बैरम खां कौन था? बैरम खां हुमायूं का बहुत खास था, बहुत खास आप कह सकते हो। और उनका सेनापति था बैरम खां। जो हुमायूं जो भी युद्ध जीत रहे थे वो युद्ध में उसका बहुत बड़ा योगदान था।
और उसके बाद लाइब्रेरी, जो दिल्ली में लाइब्रेरी थी, कोई लाइब्रेरी थी, उससे उसकी सीढ़ियों से फिसल कर वो गिर गए थे और वहीं हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। वही सीढ़ियों से सर पर गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद क्या हुआ कि बैरम खां ने, जैसे अकबर को अब राज्य मिलेगा, राजा तो अकबर बनेगा, उनका बेटा था अकबर, जो था वो हुमायूं का बेटा था, तो राजा तो वही बनेगा ना। तो लेकिन अकबर की उम्र बहुत कम थी, तो अकबर राजा तो बन गया लेकिन उसे राज्य चलाना आता नहीं था, उसे उतनी जानकारी थी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि अकबर बहुत कम उम्र का था, तो उसका पालन पोषण और उसका पूरा संरक्षण बैरम खां ने अपने जिम्मे लिया। और बैरम खां के ही संरक्षण में मुगल साम्राज्य चल रहा था, मतलब कि मुगल साम्राज्य का राजा वही था अकबर। तो अकबर का उस समय संरक्षण जो था वो बैरम खां जी थे, ठीक है। इसके बाद और इन्हीं बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई थी, ये तो मैंने बता ही दिया, गुजरात विजय के बाद अकबर ने उपाधि दी थी, ठीक है। इसके अलावा अब्दुल रहीम के बारे में एक बात और ध्यान रखना है कि एक पुस्तक थी बाबरनामा। इस बाबरनामा जो पुस्तक थी ना, ये बाबरनामा, इसको तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। और ये जो तुजुक ए बाबरी है ना, तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, ये पुस्तक लिखी गई थी बाबर के द्वारा, बाबर के द्वारा। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये बाबर के द्वारा लिखी गई थी और बाबर की आत्मकथा भी थी, बाबर की आत्मकथा थी, आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा थी। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि जो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा थी ना, इसको बाबर ने किस लैंग्वेज में लिखा था? तो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि ये जो तुर्की भाषा में इसने लिखा था बाबरनामा को या तुजुक ए बाबरी को, इसी का ट्रांसलेशन किया यानी कि अनुवाद किया फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे अगला नाम मुल्ला दो प्याजा का। मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार थे, बहुत मतलब प्रमुख सलाहकार अकबर के, ये जो मुल्ला दो प्याजा है यही थे, है ना। इसके बाद एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि हकीम हुकाम जो थे, हकीम हुकाम, अगला नाम जो है 7वां नाम हकीम हुकाम का है। ये जो हकीम हुकाम थे ये रसोई घर के प्रधान थे, है ना। रसोई घर का प्रधान मतलब क्या होता है कि रसोई घर में क्या खाना बनेगा उसमें उसकी जांच होगी खाने की, कोई जहर ना मिला दे, है ना, ये, या फिर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आदमी था वो हकीम हुकाम थे, है ना। तो रसोई घर का प्रधान किसको बनाया गया? हकीम हुकाम को। और एक बात समझना है, हकीम हुकाम की एक क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन थी, लिपि को पहचानना, कविता, कोई भी कविता होती थी उसको समझना, ये दो चीज़ों का, लिपि को पहचानने और कविता को समझने का विशेषज्ञ था। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको, इन चीज़ों को समझता था। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले नाम पर, फैजी। 8वां नाम है फैजी का। और फैजी जो था ना, ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। क्या था? अबुल फजल का बड़ा भाई था ये फैजी। यहाँ हमें एक बात का ये ध्यान रखना है कि अबुल फजल जो थे इन्हीं का बड़ा भाई था। और ये जो फैजी था ना, ये अकबर का राजकवि था, ठीक है। अकबर के दरबार में, किसी भी राज्य के दरबार में एक राजकवि होता है, तो ये फैजी जो था अकबर का राजकवि था, ठीक है। लीलावती नाम की एक पुस्तक थी, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था इस फैजी ने, ठीक है। इसके अलावा एक बात समझना है, एक पुस्तक थी अकबरनामा, है ना। एक्चुअली में अकबरनामा एक पुस्तक नहीं थी, अकबरनामा 2 पुस्तक थी। एक अकबरनामा तो फैजी ने ही लिखा था, ठीक है, एक अकबरनामा फैजी ने ही लिखा था। अक्सर ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अकबरनामा के लेखक कौन रहे हैं, या फिर मतलब अकबरनामा किसने लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, लेकिन जब भी पेपर में आता है तो अबुल फजल का नाम दिया जाता है ऑप्शन में और फैजी का नाम नहीं होता, तो अबुल फजल पर टिक लग जाता है, क्योंकि अकबरनामा दोनों भाइयों ने लिखी थी। फैजी, पहले फैजी ने लिखी और उसके बाद अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। अबुल फजल की जो अकबरनामा थी, इसको प्रसिद्धि ज़्यादा मिली है, इसलिए अक्सर पेपर में यही अकबरनामा पूछी जाती है जो अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। देखो, पूछे जाने की जो बात है ना, वो ये भी पूछी जा सकती है। पैटर्न एग्जाम का जिस तरह से टर्न ले रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये वाली अकबरनामा पूछी जा सकती है। अगर अबुल फजल का नाम नहीं है तो फैजी का नाम रहेगा,
है ना। तो उसमें एक बात को समझना है कि अकबरनामा दोनों भाइयों ने लिखी थी, और जो अबुल फजल की अकबरनामा है ये बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। पूरे मुगल साम्राज्य के बारे में इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। पूरे मुगल साम्राज्य के अकबर तक कायदे की जानकारी इससे मिलती है। तो हम लोग एक बात समझेंगे कि ये जो अकबरनामा है इसको जिसको अबुल फजल ने लिखी है, इसको लिखने में कितना समय लगा था, तो 7 वर्ष का समय लगा था इस अकबरनामा को लिखने में। ठीक है, कितना समय लगा? 7 वर्ष का। दूसरी बात यह है, इस अकबरनामा के 5 भाग थे। अकबरनामा में भाग कितने थे? 5 भाग, सॉरी अकबरनामा के 3 भाग थे। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, अकबरनामा के 3 भाग थे, है ना। अकबरनामा के कितने भाग थे? अकबरनामा के 3 भाग थे। अब इसमें जो पहला भाग था ना, पहला भाग, इसमें क्या लिखा गया था, किस चीज़ के बारे में वर्णन था? तैमूर से लेकर के हुमायूं की मृत्यु तक, और अकबर का जो बचपन था ना उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तैमूर से लेकर के हुमायूं की मृत्यु तक और अकबर के बचपन का उल्लेख इसमें मिलता है। दूसरी बात समझना है, द्वितीय भाग में क्या दिया गया है, यानी कि दूसरे भाग में क्या दिया गया है, अकबर के राज्याभिषेक से लेकर के 46 वर्षों के शासनकाल का वर्णन मिलता है। मतलब अकबर का राजा बनना और उसके बाद 46 साल के जो शासनकाल जो रहा है उसके बारे में पूरा उल्लेख इसमें द्वितीय भाग में मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है तृतीय भाग के बारे में। इस तृतीय भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, पेपर में बहुत पूछा जाता है आईने अकबरी किसने लिखा है, तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है, क्योंकि यही जो अकबरनामा लिखा है ना इन्होंने, मतलब अबुल फजल ने अकबरनामा जो लिखा है, इसी अकबरनामा के 3 भाग हैं और तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आईने अकबरी है इसमें मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, ये जो तृतीय भाग है ना आईने अकबरी, ये आईने अकबरी के 3 भाग हैं, 5 भाग हैं। आईने अकबरी के कितने भाग हैं? आईने अकबरी जो है यानी कि तीसरा जो भाग है ना, इसको 5 भागों में फिर से विभक्त किया गया है। ठीक है, तो 5 भागों में विभाजित है। उनमें से पहले जो 3 भाग है ना, उन 3 भागों में अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली जो रही है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, मतलब उल्लेख किया गया है। प्रथम 3 भाग में अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। इसके बाद चौथे भाग में भारत की जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में चर्चा की गई। इसके बाद 5वां भाग जो है उसमें अबुल फजल की जीवनी, अकबर और अबुल फजल की कहावतों के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है 5वें भाग में। ठीक है, तो ये अकबरनामा है। अकबरनामा के बारे में आप लोग जान गए। अभी अकबरनामा के बारे में कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो आगे का हमें एक बात को समझना है कि जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी में कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो चित्रकारों की संख्या कितनी है आईने अकबरी में, तो चित्रकारों की संख्या जो बताई गई है वो 15 बताई गई है। सूफी संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है, तो सूफी संप्रदायों की संख्या जो बताई गई है वो 14 बताई गई है। इसके अलावा संगीतकारों की संख्या कितनी बताई गई है, तो संगीतकारों की संख्या 36 बताई गई है। और शिल्पकारों की संख्या कितनी बताई गई है, तो शिल्पकारों की संख्या 28 बताई गई है। इसके अलावा मनसबदारी का स्तर कितना बताया गया है, कितने स्तर हैं मनसबदारी के, तो मनसबदारी के 66 स्तर बताए गए हैं। ठीक है, 66 स्तर। तो और इसी के बाद मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।